तो दोस्तों, इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से राहुल सिया से बोल रहा था कि अब तेरा नंबर है सिया। उसके आगे सिया के साथ क्या हुआ जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं फिर से उसी ट्रेन में थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। राहुल मेरे सामने बैठा था, बिना पलक झपकाए मुझे घूरते हुए। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अंधेरा था, एक अजीब भयानक अंधेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपने में हूं या हकीकत में। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरा नंबर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल प्लीज, ये सब क्या है? तूने मेरी मौत का सच सामने लाया। अब तुझे भी यहां रहना होगा। मैंने अपने हाथ देखे, मेरी उंगलियां धीरे धीरे सफेद पड़ रही थीं। मुझे याद आया, अगर इस मौत के शहर से बचना है तो मुझे ट्रेन को किसी भी तरह रोकना होगा। मैं उठी और तेजी से इमरजेंसी ब्रेक की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर की लाइट्स फिर से बुझ गईं और मुझे पीछे से किसी ने खींच लिया। मैंने जैसे ही पीछे देखा, राहुल का चेहरा गल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसकी आवाज में गूंज थी, तू नहीं बच सकती सिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था। मैंने पूरी ताकत लगाकर इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। ट्रेन जोर से झटके से रुक गई और अचानक राहुल और वो भयानक परछाइयां एक एक करके धुएं में बदलने लगी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में थी। क्या ये सब सपना था? मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अब तेरा नंबर। मैंने डर के मारे स्क्रीन देखा। नंबर वही अनजान था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने घबराकर फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फोन अपने आप ऑन न हो गया। और फिर वही मैसेज दोबारा। मैंने कमरे की लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन स्विच पहले से ऑन था, यानी लाइट अपने आप बंद हुई थी। अचानक खिड़की के बाहर कोई परछाई हिली। मैंने धीरे धीरे पर्दा हटाया। सामने कोई खड़ा था, सिया। मैंने कांपते हुए देखा। राहुल खिड़की के बाहर खड़ा था, लेकिन यह राहुल वही इंसान नहीं था। उसका शरीर काला पड़ चुका था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तू बच नहीं सकती। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागी। रात के 2:30 रहे थे। गली में कोई नहीं था, लेकिन मेरे पीछे दौड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा, राहुल मुझे पकड़ने आ रहा था। भागते भागते मैं एक सुनसान सड़क पर आ गई। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जलने लगी और उस पर एक नया मैसेज था, अब तेरा नंबर आ चुका है। पीछे मुड़ते ही एक जोरदार झटका लगा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अस्पताल में थी। चारों तरफ सफेद दीवारें, मशीनों की बीप बीप की आवाज। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। सिया, तुम ठीक हो? मैंने बगल में देखा, मां रो रही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे यहां कौन लाया? मैंने धीरे से पूछा। मां ने कहा, तुम सड़क पर बेहोश मिली थी, एक अजनबी ने तुम्हें यहां भर्ती करवाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अजनबी कौन था? मां कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हमें नहीं पता, लेकिन उसने अपना नाम राहुल बताया था। मेरी सांसें अटक गईं। नहीं, राहुल तो मर चुका था। मां ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या बकवास कर रही हो? राहुल जिंदा है। मैंने झटके से उनका हाथ पकड़ा। मां, वो मर चुका है, मैंने खुद देखा था। मां घबरा गई। बेटा, तुम बहुत ज्यादा डर गई हो। राहुल कभी मरा ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और राहुल का नंबर डायल किया। फोन राहुल ने उठाया। हेलो सिया, कैसी हो? उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने कांपते हुए कहा, तू जिंदा कैसे है? राहुल हंस पड़ा। क्या पागल हो गई है? मैं तो कभी मरा ही नहीं था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं घर आ गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस रात फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। अब तेरी बारी है। मैंने घबराकर फोन पटक दिया। नहीं, यह सब झूठ है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। मैंने झटके से फोन उठाया और राहुल को फिर से कॉल किया। राहुल, हेलो? राहुल, सच सच बता, क्या तू सच में जिंदा है? राहुल हंस पड़ा।
अरे यार, तुझे क्या हो गया है? मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सिया, मत भरोसा कर इस पर। राहुल मरा हुआ है। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगर राहुल सच में जिंदा है तो वो रात को जो मैंने देखा था, वो क्या था? मैंने ठान लिया, अब मुझे खुद इस सच का पता लगाना होगा। राहुल की मौत की सच्चाई जानने के लिए मैं उसी कब्रिस्तान में पहुंची जहां उसे दफनाया गया था। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी। मेरे कदम कब्र के पास जाकर रुक गए। मैंने कब्र के पत्थर पर लिखा नाम पढ़ा, राहुल शर्मा। मेरी सांसें रुक गईं। तो फिर जो मुझसे बात कर रहा था, वो कौन था? जैसे ही मैंने कब्र की मिट्टी छुई, वो हिलने लगी। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कब्र के अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सिया। मेरा खून जम गया। मैं घबराकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने कब्रिस्तान का गेट पार किया, पीछे से वही आवाज आई, सिया, अगर पीछे मुड़ी तो मर जाएगी। मेरे पैर ठिठक गए। क्या मैं मुड़कर देखूं? लेकिन मेरा दिमाग शून्य हो चुका था। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल उसी हालत में जैसे मैंने उसकी लाश देखी थी। काला पड़ा चेहरा, लाल आंखें और शरीर पर मिट्टी। सिया, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तू जिंदा कैसे है? राहुल मुस्कुराया। मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन तुम भी अब जिंदा नहीं रहोगी। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो। मैं कब्रिस्तान के बाहर की ओर दौड़ी, लेकिन राहुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब तू भाग नहीं सकती, सिया। मैंने कांपते हुए फोन निकाला और मां को कॉल किया। मां, मुझे बचाओ। राहुल राहुल जिंदा है। मां की आवाज आई, बेटा, राहुल हमारे घर पर है। क्या? अब मेरी सांसें थम गईं। अगर राहुल घर पर है तो मेरे सामने कौन खड़ा है? राहुल, या जो भी वो था, मुस्कुराया। अब तेरी बारी है, सिया। फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे पर कई चेहरे उभरने लगे। मुझे समझ आ गया, ये राहुल नहीं था। ये वही चीज थी जिसने राहुल को मारा था, और अब ये मुझे लेने आई थी। मेरे सामने खड़ा वो अब राहुल नहीं था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, मैं इससे कैसे बचूं? मैंने फिर से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तू नहीं बच सकती। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, सामना करो या मर जाओ। मैंने खुद को समझाया, अगर ये सच में मौत है तो मैं इसे हरा सकती हूं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नहीं डरूंगी। तभी सब कुछ थम गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, और वो परछाई कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाया। तू डर क्यों नहीं रही? मैंने जोर से चिल्लाया, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूं। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में थी। ये सपना था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने झट से फोन उठाया और राहुल को कॉल किया। हेलो? राहुल की वही पुरानी आवाज। सिया, क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। तू जिंदा है ना? राहुल हंस पड़ा। पागल हो गई है क्या? हाँ, मैं जिंदा हूं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, फर्श पर एक चिट्ठी पड़ी थी। अब तेरी बारी है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या सच में मैं मौत को हरा पाई थी, या फिर यह बस एक शुरुआत थी? दरवाजे के नीचे से फर्श पर गिरी वो चिट्ठी अब भी वहीं थी। अब तेरी बारी है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने हिम्मत जुटाकर चिट्ठी उठाई और उसे खोलकर पढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर लिखा देखा, मेरा दिल दहल गया। अब उसमें लिखा था, तूने सोचा था कि बच जाएगी। मेरे घर के दरवाजे की खिड़की का पर्दा हिल रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम है? लेकिन तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, खिड़की से बाहर मत देख। मेरा गला सूखने लगा। ये कौन है जो मुझे देख रहा है?
राहुल को फिर से कॉल किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ था। मैं बुरी तरह डर गई। अगर राहुल जिंदा है तो फिर वो कौन था जिससे मैंने कब्रिस्तान में बात की थी? मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं था। मैंने कांपते हाथों से पुलिस को फोन मिलाया। हेलो, कोई है जो मुझे धमका रहा है? पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। आपका नाम? सिया शर्मा। लेकिन फिर जो उसने कहा, मुझे सुनकर दिल का दौरा पड़ सकता था। मैडम, सिया शर्मा तो 3 दिन पहले मर चुकी हैं। फोन मेरे हाथ से गिर गया। नहीं, ये झूठ है। लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो पुलिस के पास मेरी मौत की खबर कैसे आई? मैंने जल्दी से अपना चेहरा आईने में देखा। मैं बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। अगर मैं मर चुकी हूं तो मैं खुद को देख कैसे रही हूं? मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। पुलिस को फिर कॉल किया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। अचानक राहुल का फोन फिर से रिंग करने लगा। मैंने झट से कॉल उठाई। राहुल, तू ठीक है? सिया, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, राहुल ने बताया। उस रात कब्रिस्तान में जो तेरे सामने खड़ा था, वो मैं नहीं था। मैंने चौंक कर पूछा, फिर वो कौन था? राहुल ने जो बताया उसने मेरी रूह कंपा दी। सिया, वो तू खुद थी। क्या बकवास कर रहा है राहुल? राहुल की आवाज घबराई हुई थी। सिया, मैंने उस रात तेरी लाश देखी थी, उसी कब्रिस्तान में। नहीं, ये झूठ है। सिया, तू मर चुकी है। मैंने अपने हाथों को छूने की कोशिश की, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जोर से चीखी। अगर मैं मर चुकी हूं तो मैं बात कैसे कर रही हूं? राहुल ने धीरे से कहा, शायद तू मौत से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरी आत्मा अब भी अटकी हुई है। कोई दरवाजा पीट रहा था। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, और जो मैंने देखा, मेरी खुद की लाश मेरे सामने खड़ी थी, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद। ये कैसे हो सकता है? तू मर चुकी है सिया, वो भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। अब तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। मैंने अपने हाथों को फिर से महसूस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं। मेरे पैर कांप रहे थे। अगर मैं भूत हूं तो मैं अभी तक जिंदा होने का एहसास क्यों कर रही हूं? मैंने हिम्मत करके अपनी लाश से पूछा, अगर मैं मर चुकी हूं तो फिर मैं यहां कैसे हूं? वो लाश अचानक हंसने लगी। क्योंकि तुझे अभी भी लगता है कि तू जिंदा है। तभी अचानक राहुल की आवाज आई, सिया, उसके पास मत जाना। मैंने घूमकर देखा, राहुल दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राहुल, ये क्या हो रहा है? राहुल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और कहा, सिया, तुझे याद है उस रात तूने क्या किया था? राहुल की बात सुनकर मुझे सब याद आने लगा। मैंने हाँफते हुए कहा, मुझे किसी ने मारा था। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ सिया, लेकिन तू मरने के बाद भी यही सोच रही थी कि तू जिंदा है। तेरा शरीर मर चुका है, लेकिन तेरा दिमाग अभी भी मानने को तैयार नहीं। मैं कांपते हुए बोली। तो अब मैं क्या करूं? राहुल ने धीरे से कहा, अगर तुझे इस दुनिया में रहना है तो तुझे अपनी मौत को स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर मैंने मान लिया कि मैं मर चुकी हूं तो क्या मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी? राहुल ने सिर झुका लिया। हाँ सिया, यही सच है। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे। मैं अपनी मौत को स्वीकार कर लूं और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊं, या फिर मैं इस भ्रम में जीऊं कि मैं अब भी जिंदा हूं और भटकती रहूं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने सामने खड़ी अपनी लाश की आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, मैं मर चुकी हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। राहुल की आवाज दूर होती गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं गिरने लगी, गिरती गई, और फिर मेरी आंखें खुली। सिया, उठ। मैंने देखा, मैं अपने बिस्तर पर थी। राहुल मेरे पास बैठा था। तू ठीक है? मैंने घबराकर पूछा। मैं जिंदा हूं, राहुल मुस्कुराया। हाँ सिया, तूने मौत को मात दे दी। मैंने चारों तरफ देखा। कमरा वैसा ही था, मेरा बिस्तर, खिड़की, और राहुल मेरे सामने बैठा था। क्या यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तूने मौत को हराया सिया, अब तू जिंदा है। लेकिन कुछ अजीब था। मैंने हिम्मत करके कमरे में लगे शीशे की तरफ देखा।
और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आईने में राहुल दिख रहा था, लेकिन मैं नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने जल्दी से अपनी नब्ज टटोलने की कोशिश की। कोई धड़कन नहीं थी। नहीं, ये सपना नहीं है। मैं अब भी मरी हुई हूं। मैंने राहुल की तरफ देखा, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद हो गईं, उसकी त्वचा काली पड़ने लगी, और फिर उसने वही चिट्ठी मेरी तरफ पढ़ाई। अब तेरी बारी है। मैंने कांपते हुए चिट्ठी खोली। इस बार उसमें लिखा था, अगर तुझे सच में जिंदा रहना है तो किसी और को अपने स्थान पर भेज, किसी और को मौत के हवाले कर। मेरे पास अब फिर से दो रास्ते थे। मैं हमेशा के लिए मौत की दुनिया में फंसी रहूं, या फिर मैं किसी और को अपनी जगह मौत के हवाले कर दूं। राहुल ने धीरे से कहा, तू चुन सकती है सिया, कोई ना कोई तो मरेगा ही। मैंने कांपते हुए चिट्ठी के शब्द दोबारा पढ़े। अगर तुझे सच में जिंदा रहना है तो किसी और को अपने स्थान पर भेज। यानी अगर मैं बचना चाहती थी तो मुझे किसी और की बलि देनी होगी। राहुल मेरी ओर देख रहा था। तो सिया, उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या तू किसी और की जान ले सकती है? मुझे कुछ याद आने लगा। वो पहली चिट्ठी, वो डरावनी रात। मैंने ही तो वो चिट्ठी खोली थी। क्या ये सब मेरी ही गलती थी? अगर मैंने वो चिट्ठी न खोली होती तो शायद मैं इस मौत के खेल में न फंसती। मेरे दिमाग में अजीब विचार आने लगे। अगर मैं किसी और को इस खेल में फंसा दूं तो मैं बच जाऊंगी। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया के बारे में सोचा। अगर मैं उसे ये चिट्ठी दे दूं तो क्या ये मुझसे हट जाएगी? क्या मैं सच में अपनी दोस्त की जान ले सकती हूं? अचानक मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मैं अब भी इंसान हूं? मैंने आईने में देखा। मेरी आंखें काली पड़ चुकी थीं। नहीं नहीं, मुझे एहसास हुआ, अगर मैंने किसी और की जान लेने की सोची भी तो मैं इंसान नहीं रहूंगी। मैंने राहुल की आंखों में देखा। नहीं, मैं किसी और को नहीं मार सकती। राहुल की सफेद आंखें अचानक गुस्से से चमक उठी। फिर तुझे हमेशा के लिए मरना होगा सिया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागने लगी, लेकिन चारों ओर अंधेरा था। मैं फिर से उसी जगह थी जहां मैंने पहली बार वो चिट्ठी पढ़ी थी, और मेरे सामने एक नया नाम लिखा था, रिया, अब तेरी बारी है। मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। क्या क्या अब ये रिया के पीछे जाएगी? राहुल ने धीरे से कहा, अगर तूने ये चिट्ठी उसे नहीं दी तो तू खुद मर जाएगी। लेकिन रिया तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। राहुल मुस्कुराया। तू उसे नहीं मारेगी, ये सोचकर अच्छा लगता है ना? लेकिन जब मौत तुझे अपनी जकड़ में ले लेगी तब देखना, तेरा फैसला बदल जाएगा। मैं भागते हुए रिया के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा पहले से खुला था। अंदर अंधेरा था और खामोशी। रिया, मैंने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने अंदर कदम रखा और अचानक मेरे पैरों के नीचे कुछ आया, गीला, ठंडा, चिपचिपा। मैंने नीचे देखा और मेरी चीख निकल गैरिया जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रिया की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी, और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अब तेरी बारी है सिया। अब साफ था, मैंने किसी और को मौत के हवाले नहीं किया, फिर भी रिया मर गई। तो क्या सच में कोई बच नहीं सकता था? नहीं, मैं इस श्राप को खत्म करूंगी। मैंने झटके से चिट्ठी फाड़ी और जमीन पर फेंक दी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। नहीं, मुझे बचना होगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे से एक फुसफुसाती आवाज आई, अब तेरी बारी है सिया। अचानक मेरे सामने एक गहरी सुरंग खुल गई। उसमें आग थी, जलती चीखें थीं और अंतहीन अंधेरा था। मैं समझ गई, अगर मैं गिर गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरी उंगलियां फर्श को खरोंच रही थीं। मैं गिरने वाली थी। तभी मैंने देखा, राहुल हंस रहा था। सिया, तुझे क्या लगा सिर्फ चिट्ठी तेरी दुश्मन थी? यह सब मैंने ही किया है। मेरे होश उड़ गए। राहुल ही इस मौत के खेल का असली खिलाड़ी था। रिया को भी मैंने ही मारा ताकि तू डर जाए और किसी और को इस खेल में फंसा दे। लेकिन अब जब तूने इनकार कर दिया
उसने अपने सफेद हो चुके चेहरे से मेरी तरफ देखा। अब तू मरेगी सिया। मेरे पास बस एक मौका था। मैंने पूरी ताकत लगाकर वो चिट्ठी उठाई और जलते हुए दिए में डाल दी। अगर ये चिट्ठी ही श्राप की जड़ है तो इसे खत्म करना ही होगा। जैसे ही चिट्ठी जली, एक भयानक चीख गूंज उठी। राहुल तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वो धीरे धीरे राख में बदलने लगा। चारों तरफ रोशनी फैल गई, सुरंग गायब हो गई और मैं फिर से अपने कमरे में थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने शीशे में देखा, मैं जिंदा थी, लेकिन तभी मेरी टेबल पर एक जली हुई चिट्ठी पड़ी थी जिस पर आखिरी शब्द थे, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा सिया। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।